ये है 14 साला आमिर नवीद की कब्र। आम कब्रों की तरह एक आम सी कब्र, एक नौखेज तालिब इल्म की कब्र। आम कब्रों की तरह इस आम सी कब्र में ऐसी कौन सी खास बात है कि बाद अज मर्ग इस कब्र में दफन शख्स की कहानी बयान की जाए? हाँ, अलबत्ता ये एक खास कहानी है। आज की कहानी और आज के बहुत से नौजवानों की कहानी, ज़हीन नौजवानों की कहानी। आइए थोड़ा माजी में चलते हैं। जब ये नौजवान एक जीता जागता, खिलंडरा, बातूनी और सबसे बढ़कर एक निहायत ज़हीन नौजवान आमिर नवीद जिंदा था, जिंदगी की तमाम रानाइयों से भरपूर लेकिन अपने मुस्तकबिल से बेखबर जीता जागता इंसान। फिर क्या हुआ? इस बार हम इन्वेस्टिगेट्स निकला उन कहानियों के खोज में जो बज़ाहिर बेगानी और पराई महसूस होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं। करीब से देखें तो ये हमारे घरों की कहानियां हैं। हमारे बच्चों की कहानियां हैं, जो आपका, मेरा, बल्कि हम सब का मसला है। हर माँ बाप का मसला है। First one is botany. Botany is their branch in which we study about plants. माँ बाप के वो ख्वाब जो उनके बच्चों को मौत के रास्ते पर डाल देते हैं। नौजवानों में खुदकुशियों का बढ़ता हुआ खौफनाक रुझान। हम इन्वेस्टिगेट्स की तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में इम्तिहानात में नाकामी या खराब कारकर्दगी के बायस नौजवान तलबा और तालिबात में खुदकुशी के रुझान में तशवीशनाक इजाफा देखने में आ रहा है। जहाँ जहाँ भी इस तरह की स्टडीज़ या तहकीकात हुई हैं, उससे सारे रिसर्चर इस बात में मुत्तफ़िक़ है कि जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो वही जहनी कैफियत है जो कि इवेंचुअली किसी को भी सुसाइड की तरफ लेके जाती है।
हमारे समाज में पाई जाने वाली मुआशी बेयकीनी और रोजगार के मौक़ों के फुक़दान के बायस मुतवस्सित घरानों में वालिदैन की कोशिश होती है कि बच्चे ऐसी तालीम हासिल करें जो आसूदा हाल और महफूज मुस्तक़बिल की ज़मानत दे सके, जिसमें शदीद दबाव के बायस बच्चे की सांस फूल जाती है। वो गिर जाता है और तालीमी निज़ाम उसे रौंद कर आगे बढ़ जाता है। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान तालिब इल्मों में बेचैनी बढ़ती जा रही है, जिसका फौरी नतीजा इनकी खुदकुशी की सूरत में निकल रहा है। बहुत से नौजवान तालिब इल्म 3 मुख्तलिफ इक़साम के दबाव का शिकार हैं, जिनमें तालीमी दबाव, ख़ानदानी और समाजी दबाव शामिल हैं। कहते हैं छोटे कफन दुनिया में सबसे भारी कफन होते हैं। ये एहसास अपने जिगर गोशे की खुदकुशी के बाद जब वालिद उसकी लाश उठाता है तो उसे जरूर होता है, लेकिन वक्त गुजर चुका होता है। फिर सारी जिंदगी ये एहसास उसे रुलाता है कि ये वही बोझ है जो वो करियर की दौड़ में बच्चे पर डालता रहा है। हम इन्वेस्टिगेट्स निकला ऐसे ही मासूम और ज़हीन बच्चों की कहानियों की तलाश में, जिन्हें हमारे निसाब तालीम, निज़ाम तालीम, वालिदैन की ख्वाहिशात और समाज ने मिलकर कत्ल किया और बाद में अपना जुर्म छुपाने के लिए महज एक खुदकुशी का काबिले नफरत नाम दे दिया, जिसमें इल्जाम का सारा बोझ उस मरहूम पर डाल दिया जाता है। मुलाजमतों के बहुत कम मौक़े की वजह से ये नौजवान या तो डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर, और जब ये डॉक्टर या किसी अच्छे शोबे में इंजीनियर नहीं बन पाते तो इन्हें अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आने लगता है। शदीद किस्म के डिप्रेशन का शिकार इन नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद फरार की राहें तलाश करना शुरू कर देती है। किसी हद तक घुटे हुए और महदूद समाजी तनाज़ुर में पेचीदा तालीमी निज़ाम, नंबर्स की दौड़ और वालिदैन की बेतहाशा हद तक बढ़ी हुई ख्वाहिशात इन्हें मौत की वादी में ले जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी पेशावर के रिहायशी 14 साला आमिर नवीद की भी है। आखिर वो कौन सा नाकाबिले बर्दाश्त दबाव था कि उस मासूम जहन ने मौत को गले लगाने का आखिरी फैसला किया। पूरी जो सोसाइटी है वो एक बच्चे को उसके ग्रेड्स में तोड़ता है। बहुत ज़्यादा एजिटेशन होती है बच्चे को अपने रिज़ल्ट का दिन को लेकर, और उस दिन जो है उस दिन के लिए बच्चा अपना प्रिपरेशंस कर चुका होता है कि अगर एक सर्टेन नंबर ऑफ़ मार्क्स आए तो मैं उसने क्या करना है, और एक सर्टेन लेवल से नीचे आए तो फिर उसने क्या करना है। किसी सर्टेन लेवल से नीचे मार्क्स आने का जो अल्टीमेट प्लानिंग बच्चे का होता है, वो देखने में आया है कि बच्चा जो है सिवियर कंडीशंस में वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का सोचता है। बच्ची टूल बची हुई खो बिया बच्ची के पार्क दावी से बनायो दसे। जनाब, बच्चे तो सारे बच्चे होते हैं, लेकिन फिर बच्चों में से एक बच्चा ऐसा होता है जिसका नुमाया फ़र्क ये होता है कि वो हर वक्त वालिदैन का ताबेदार हो। मेरे उस बच्चे ने हमें बचपन से लेकर नौजवानी तक कोई तकलीफ़ नहीं दी। हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं था। अगर हम कुछ ज़्यादा बोलें किसी मौके पर तो उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया, मान जाता था हमारी बात। वो हमारी हर बात पर ताबेदारी करता था। जब वो 5 साल का हुआ तो हमने उसे स्कूल में दाखिल कराया, और उस स्कूल में मेरा भाई टीचर था। मेरे और भतीजे भी साथ पढ़ते थे, लेकिन जब स्कूल से ये सब घर आते तो सबसे ज़्यादा एहतराम ये मेरा बच्चा करता था। तो मेरा भाई सब और बच्चों को मुखातिब करके कहता कि देखो ये बच्चा क्या करता है और आप सब क्या
उसने जितनी पढ़ाई की ये सब क्लासेस में फर्स्ट आता था। يعني ده فشت رايده. मेरे पास अल्फाज नहीं है उसके बोलने के लिए। भाई तो सब भाई है, लेकिन वो जो है वो जो था उसके साथ मैं बिल्कुल क्लोज था, फ्रेंडली था। सारी बातें सारे जो भी थे हम आपस में शेयर करते थे। मैं बहुत प्यार करता था उससे। जब से वो गया है मेरा ज़िंदगी से मज़ा चला गया, कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा। इम्तिहान के बाद वो बहुत खुश थे, बार बार ये कहते कि मैंने जो इम्तिहान दिया ना, मुझे यकीन है कि मेरा नंबर तकरीबन 500 से ऊपर ही होगा। जब रिज़ल्ट आया मैसेज आया तो उसने रिज़ल्ट चेक कर फ़ौरन इसने मोबाइल उतारा ज़मीन पर कि मैंने इसके बाद मैं स्कूल नहीं पढ़ता। जब वो आया तो उसने मुझे कहा कि सर मैं यहाँ कैलीग्राफी ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन उसने फिर ये भी मुझे बताया कि मैं इंग्लिश का भी शौकीन हूँ, इंग्लिश भी मैं यहाँ पर आके इंशाल्लाह सीखूँगा। मैंने कहा चल ठीक है, ओके, कोई बात नहीं है। वो जो था उसका बस यही मकसद था कि मैं फ्यूचर में अच्छे मार्क्स लाऊं और अपने आप को इस तरह स्टूडेंट साबित करूं आगे अपने फ्यूचर में, ताकि और लोग मुझसे मीन्स वो कॉपी करें मुझे। आमिर नवीद की बेवक्त मौत के बारे में जब हम इन्वेस्टिगेट्स ने पेशावर बोर्ड के चेयरमैन से बात की। पेशावर मॉडल स्कूल का वाक़या था जिसमें बहुत खूबसूरत खूबरू नौजवान था और मैं उज़्बेकिस्तान में था और वहाँ चूँकि मेरा राब्ता था व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मुझे जैसे ही मालूम हुआ तो फिर मैंने वहाँ से अपने बोर्ड्स के अमले को हिदायत की कि इसके पेपर निकाल के ज़रा देखा जाए। बदकिस्मत ये थी कि उस यानी नतीजे में उसके वालिदैन का बहुत बड़ा अंसर था। यानी 418 मार्क्स लेके भी 9th में उसके वालिदैन मुतमईन नहीं थे और उस बच्चे को इतना ज़िच किया गया था घर में कि उसने तालीमी इदारे में आके सारे दोस्तों के सामने कंप्यूटर पे पिस्तौल रख के खुदकुशी की। पुलिस FIR के अंदराज का वक्त 10 बजे रात जाहिर कर रही है और FIR के मुताबिक 9:30 बजे के करीब आमिर नवीद ने खुदकुशी की है, जबकि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन पेशावर के चेयरमैन डॉक्टर फजल, जो उनके बकौल मुल्क से बाहर थे लेकिन व्हाट्सएप के जरिए तमाम तर मालूमात हासिल कर रहे थे, उनका दावा है कि आमिर नवीद ने घर से पिस्तौल लिया और अपनी क्लास में क्लास फेलोज के सामने कनपट्टी पर फायर करके अपनी जान ली। आमिर नवीद का वालिद ख्याल अजब खान और उसके दोनों भाई साजिद और मोहम्मद साकिब आमिर नवीद की खुदकुशी का सारा अहवाल बयान कर रहे हैं। मेरे बड़े बेटे ने उससे पूछा कि पेपर्स खत्म हो गए, तो उसने जवाब दिया कि हाँ खत्म हो गए। मजीद पूछा कि किस तरह हुए सारे पेपर्स, अच्छे हुए या अच्छे नहीं। उसने जवाब दिया कि भाई मुझे खुद पर यकीन है, मैं सबसे फर्स्ट आऊँगा, सिर्फ क्लास में नहीं बल्कि पूरे स्कूल में फर्स्ट आऊँगा। तो उस बड़े भाई ने जवाब दिया कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सबसे फर्स्ट आओ। रिजल्ट चूँकि कुछ महीने बाद में आता है। जब रिजल्ट का दिन आया, मेरे ख्याल से 28 तारीख को रिजल्ट आया था। मेरे ये 2 बेटे, वो वाला बेटा, उसके साथ ये चारों ऊपर बैठे थे, मोबाइल फ़ोन पर रिजल्ट देख रहे थे। जब उन्होंने रिजल्ट देखा तो आमिर के 418 नंबर्स आए। उसने खुद ही अपना रिजल्ट देखा, नंबर्स देखे, बस वो बहुत दिल बर्दाश्ता होकर उसने वो मोबाइल फ़ोन उससे से फेंक दिया। कहने लगा कि इसके बाद मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। जब और भाइयों ने उसका रिजल्ट देखा तो सब उसको कह रहे थे कि ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है आपका, इससे ज़्यादा और क्या चाहते हो, और नंबर्स 10वीं जमात में ले लोगे। उसने कहा कि नहीं, ये बहुत कम नंबर्स हैं, मैं फर्स्ट क्यों नहीं आया, मैंने जो मेहनत की है उसके मुताबिक तो ये सही नहीं हुआ मेरे साथ। बहरहाल वो खफा था बहुत ज़्यादा, मतलब ये कि 3 दिन तक ना उसने सही से खाना खाया, ना पानी पिया, ना किसी के साथ बातचीत की, बस उसका दिल नहीं लग रहा था किसी चीज़ में। मेरा ये बड़ा बेटा हंगू चला गया किसी काम से। शाम का वक्त था, हम नमाज पढ़कर घर आए। इन सब ने उसको कहा कि उठो यार,
ऐसी भी क्या बात है, नंबर्स कम आए तो क्या हुआ? सब कह रहे हैं कि आपके नंबर्स अच्छे आए हैं, आपके टीचर्स भी कह रहे हैं कि नंबर्स अच्छे हैं आपके, और आप कह रहे हो कि नहीं ये नंबर्स कम हैं। उसने जवाब दिया, मैंने जो मेहनत मुशक्क़त की है उसकी निस्बत ये नंबर्स कम हैं, ये नंबर्स मेरे सही नहीं आए। हम सब ऊपर एसी वाले कमरे में बैठे हुए थे, ये ऊपर से नीचे आया था। ये जब ऊपर से नीचे आता था तो इधर बैठक में बैठता था, तो हम समझे कि नीचे बैठक की तरफ चला गया। तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद फायर की आवाज़ आई। जब हम नीचे उतर के आए तो उसने खुद को गोली मार दी थी। भाई को मैंने फ़ोन किया, मेरे अम्मी को शुगर है, ब्लड शुगर है। उसको मैंने फ़ोन किया कि भाई फला जगह में एक आदमी है, उसका इलाज कर रहा है, तो उधर अब माँ को लेके जाना, मैं इधर ही हूँ। तो उसने मुझे बोला कि आप ठीक है, मुझे उसका लोकेशन दे दो। मैं बोला ठीक है, वो दूसरे आदमी के पास है, मैं उसे फ़ोन करके आपको दोबारा फ़ोन करता हूँ। जब भी इसे मैंने फ़ोन कर किया, दूसरा दोस्त को फ़ोन किया, उसे लोकेशन लिया, दोबारा इसको फ़ोन किया तो इसकी आवाज़ नहीं आ रही, ये रो रहा था। मेरे साथ फ्रेंड्स थे और कज़न थे, मैंने उसको फ़ोन दिया कि मेरे साथ बात ही नहीं कर। फिर इसने उसको जो भी बोला मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सिर्फ मुझे ये बोला कि आमिर ने अपने आप को मारा लेकिन बचा, मारा नहीं। मैं उधर से उसी टाइम निकला, जब रास्ते में आया तो बस अचानक मुझे, मेरे मोबाइल था वो मेरे दोस्त ने मुझे दिया, जो भी फ़ोन कर रहा था वो अटेंड कर रहा था। लेकिन जब रास्ते में आ रहा था अचानक मुझे वो कुछ महसूस हुआ कि बस वो चले गया। फिर मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं। मोहम्मद साकिब, जो उस वक्त घर पर मौजूद था और उसी ने फायर की आवाज सुनने के बाद आमिर नवीद को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया, वो बताता है कि ये वाकया कब और कहां रूनुमा हुआ। हम ऊपर थे, घर के ऊपर कमरे में थे, नीचे गया आमिर, आवाज़ आई, मेरे कमरे में पिस्तौल पड़ा था ना, आवाज़ आई। जब मैं नीचे उतरा देखा वो ज़मीन पे पड़ा था। उस टाइम वो फौत नहीं हुए। मैंने गली में आवाज़ की, मेरा एक दोस्त था, उसने गाड़ी निकाली घर से, मैंने अपने हाथों से गाड़ी में बैठ डाला है ना, तकरीबन 5 मिनट या 6-7 मिनट से रास्ते में वो मेरे हाथों में वो फौत हुई। कॉलेज वालों ने आप लोगों से रब्ता किया? नहीं, कोई टीचर में उससे, प्रिंसिपल की तरफ से कोई मैसेज? नहीं, ना साथीज़ा से ना प्रिंसिपल से कोई इयादत नहीं किया मेरे भाई की। वालिदैन के बाद साथीज़ा को लाजिम है कि वो अपना शागिर्द बच्चों की तरह देखें, लाजमी। साबित हुआ कि चेयरमैन साहब बहुत ज्यादा बेखबर हैं, बल्कि गलत मालूमात की बुनियाद पर मासूम बच्चों की खुदकुशियों तक को मुतनाज़े बनाने पर तुले हुए हैं। तालीमी इदारे में आके सारे दोस्तों के सामने कंप्यूटर पे पिस्तौल रख के खुदकुशी की। ऐसी ही एक कहानी और भी है, जिसकी तलाश में हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम चारसद्दा के इस दूर इफ्तादा इलाके में पहुंची। इसी तरह की खौफनाक मिसाल 10वीं जमात की तालिबा की भी है। एक ऐसी तालिबा की कहानी जिसके 9वीं जमात के पेपर्स 2 मरतबा रीचेकिंग के अमल से गुजरने के बाद हर बार उसके हासिल करदा नंबर्स बढ़ते रहे
लेकिन बोर्ड ने किसी जिम्मेदार के खिलाफ इंक्वायरी तक करने की जहमत गवारा नहीं की। ये खुशकिस्मती थी कि वो मरने से बच गई, वरना तो पेशावर बोर्ड उसको 2 मर्तबा मार चुका था। हम इन्वेस्टिगेट्स के हाथ कुछ ऐसे शवाहद लगे हैं जिससे तालीमी बोर्ड्स की गफलत अया होती है। तालीमी बोर्ड्स की मोहलक गफलतों का शिकार होने वालों में मिशाल नामी एक तालबा भी हैं, जो खुदकुशी की नाकाम कोशिश के बाद लौटकर जिंदगी की तरफ वापस आई तो इसे मालूम हुआ कि उसके साथ बोर्ड ने नाइंसाफी की है। इनसे मिलिए, ये है 10वीं जमात की तालिबा मिशाल। मैं अपने आप को ख़त्म करना चाहती थी, क्योंकि मैंने कहा कि मैं इस तरह मेहनत करूँगी और मुझे सिला नहीं मिलेगा तो फिर इस ज़िंदगी का मतलब क्या। मेरी मेहनत के मुताबिक ये मार्क्स कम है और बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि सर हम रोज़ाना तकरीबन 16 से 18 घंटे तक रोज़ाना मेहनत करते हैं। हम चाहते हैं कि हम 535 से अबव मार्क्स लें, लेकिन जब रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट को देखा तो हमारा दिल ही टूट गया, बल्कि ज़िंदगी से नफ़रत पैदा होने लगी। इसी जगह पे इमोशनल सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब पेपर देने से पहले या पेपर देने के बाद, ठीक है, आपको पता है आपके बच्चे का कंडीशन, ठीक है। मैं समटाइम ये होता है ना, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं बच्चों से। तो अगर एक बच्चा ट्रॉमे या डिप्रेशन या थोड़ा सा स्ट्रेस में भी है, ठीक है, तो वो अच्छे से तैयारी नहीं कर सकता है, तो उसकी पेपर रिज़ल्ट गलत, मतलब सही रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, तो पेरेंट्स उसकी वजह से उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो वो उसको और चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, वो सुसाइड की तरफ जाता है। तलबा, हकदार तलबा को, जो चाहे छोटी स्कूल में हो बड़ी स्कूल में हो, उनको उनका हक दो। ये नाइंसाफ़ी क्यों है? बड़ी बड़ी इदारों में मखसूस स्कूल्स का तलबा हर साल नवाजा जाता है और हम लाख मेहनत करें, हम लाख कोशिश करें, फिर भी हमारे मार्क्स कम है, क्यों? और अब एक और इंकिशाफ। बहुत ज्यादा यकीन दहानी के बाद जब मिशाल के इम्तिहानी पर्चों को देखा गया तो नंबर 479 से बढ़कर 497 हो गए। पहले मेरे मार्क्स जो है वो 479 थे, जब रिटर्निंग को अप्लाई की तो 497 हो गए। है ना चौंका देने वाली बात। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। मिशाल ने कहा ये मेरे नंबर नहीं हैं, दोबारा चेकिंग करें, और फिर मिशाल के हासिल करदा नंबर 497 से भी बढ़कर 500 हो गए। और जब बोर्ड में गए और वहाँ एक पेपर दिखाई गई तो 500 हुई। ऑन रिकॉर्ड है, पेपर भी बोर्ड में पड़े हैं, अभी भी ये रिकॉर्ड उनके पास है। बिल्कुल ठीक ठाक क्वेश्चंस, ठीक ठाक आंसर्स जिन बच्चों ने किए हैं उस पर क्रॉस लगाया था, उनको सिरे से चेक ही नहीं किया था, ना ही उनके मार्किंग किए। तो क्या हुआ सर, रिज़ल्ट आया, ये देखिए जी, एक मिसाल मैं दे रहा हूँ। एक बच्ची है, ये 479 मार्क्स इसके आए हैं, मशाल नाम है इसका, ये इकरा मॉडल स्कूल उतमानजई 400 की बात कर रहा हूँ। 479 मार्क्स इसके बोर्ड वालों ने जो रिज़ल्ट तैयार किया था। फिर इस पे हमने ऑब्जेक्शन किया, हमने इस पे प्रोटेस्ट किया, ठीक है सर। ये दूसरी डीएमसी इसको इशू हो गई। कितने मार्क्स है सर इसके? 497 मार्क्स एकदम पहुंच गए सर 497 पे। फिर एक एक पेपर दिखाया गया हमें सर, उस पेपर में गलतियां निकलेगी, इस बच्ची के मार्क्स फिर चले गए सर 500। वही एक रिज़ल्ट है, आप देखें 2018 का रिज़ल्ट है, ये भी 2018 है, वो भी सर आप देखें 2018 है, ठीक है। ये एक प्रोसेस हो गया, 500 हो गए। अब एक स्कूल में सिर्फ 10 बच्चों ने अप्लाई किया है और 10 के 10 सर, ये भी दूसरी एक आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये एक दूसरा बच्चा है अवैस अहमद, ठीक है सर। ये देखिए इसके पहले मार्क्स इसके आए हैं 483। फिर जब वो रिटोटलिंग हो गया, इसके मार्क्स पहुंच गए कितने? 494 पे पहुंच गए। फिर जब वो एक पेपर चेक हुआ है तो इसके मार्क्स 497 पे पहुंच गए। सर 3 डीएमसीज इशू हो रहे हैं और वो ऐसे मुफ्त में इशू नहीं हो रहे, देयर इज मतलब उसके मार्किंग का निज़ाम जो है उसमें कुछ है। पसमानदा और नज़रअंदाज शुदा इलाकों में ज़ेर तालीम बच्चों पर क्या गुजरती है, आमतौर पर
ये हमारी नज़रों से ओझल रहता है। इनसे मिलें। ये भी 10वीं जमात के तालिबे इल्म हैं। ये भी उन्हीं अजियतनाक मराहिल से गुजरे हैं जिनसे मिशाल को गुजरना पड़ा। जिन पेपर्स के हमारे जो इरादे थे वो अच्छे थे, वो पेपर सामने रख के ही नहीं गए। और प्रोसेस तो ये था कि एक ही टीचर इंग्लिश का बैठा हुआ था, उन्होंने इंग्लिश के पेपर्स हमारे सामने रख के उनमें गलतियाँ उन्होंने मेंशन की, लेकिन ये मसला सारे पेपर्स में था। 5 के बजाय 4 मार्क्स, 4 के बजाय 2 मार्क्स। हमने उनसे पूछा भी, अपील भी किया कि सर ये तो राइट नहीं है हमारा, हमें अपना राइट तो दीजिए ना। उन्होंने कहा कि बेटा जब भी रेड बॉल पेन पे 4 लिखा गया 6 के बजाय और आपका सारा क्वेश्चन ठीक भी हो तो फिर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब हमने अपने DMCs देखे तो हम बहुत खफा हुए, क्योंकि वो पेपर जिस तरह हमने किए थे सर उस तरह के मार्क्स नहीं आए थे। सर जब हमने पूछा कि हमारे वो 3 पेपर्स कहाँ है तो कहा कि हम बस 10 मिनट में ला रहे हैं। सर तकरीबन हम 3 घंटे उस कमरे में सर ठहरे, लेकिन हमारे वो 3 पेपर्स नहीं लाए गए सर। वो मार्क्स नहीं दिए गए जो देने चाहिए थे। हम गए वहाँ पे, हमारे सामने मतलब पेपर्स दिखाए गए बच्चों को, बच्चों ने उस पर बड़ा ववीला किया। फिर हम भी उनके पास वहाँ पे थे, मैंने उनसे बात की, कोई मिस्टेक नहीं थी, लेकिन मार्क्स बड़े ज़्यादा काटे गए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन के 5 नंबर थे तो उन्होंने हमें 2 दिए, कभी 3 दिए, तो ये तो नहीं होना चाहिए। मतलब है जो महसूस इदारे हैं वहाँ पे बच्चों को सारे के सारे नंबर मिलते हैं, हमारे बच्चों को आधे मिलते हैं, क्यों? यहाँ एक और कहानी शायान की भी है। जब उसने 9वीं जमात में बोर्ड टॉप किया और 10वीं के इम्तिहानात में टॉप 20 से भी बाहर कर दिया गया। रिज़ल्ट के लिए तो हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि इंशाल्लाह बोर्ड में हमारा पहला पोजीशन आएगा, लेकिन गैर मुतवक्किल हमारा रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, फिर टॉप 20 से भी हट गया। तो दिल में बहुत अजीब ख्यालात पैदा हो रहे थे, हत्ता कि हमने खुदकशी करने के लिए भी इंसान तैयार हो जाता है जब उसे अपनी सिला, अपनी मेहनत का सिला नहीं मिलता। तो मेरे दिल में भी इस तरह ख्यालात आ रहे थे कि अपने आप को कुछ करो। जो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका होता है, ये कमिट करने की कोशिश कर रहा होता है या उसकी प्लान्स होती हैं, वो डेफिनेटली अपनी बातों में ये चीज़ ज़रूर डिलीवर कर रहा होता है दबे अल्फाज में बेशक, कि बहुत हो गया, मैं समझता हूँ ख़त्म होना चाहिए, अब मैं मज़ीद नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो ये वो सवालात हैं जिनको फ़र्दर प्रॉब करने की ज़रूरत है। फ़र्दर इसको अगर आपको कोई इस तरह से कहें तो आपको मज़ीद आगे सवाल पूछना चाहिए कि आपका क्या मतलब है, ज़िंदगी ख़त्म हो गई या आपके पास ऑप्शंस ख़त्म हो गए, अब आप कुछ नहीं कर सकते, या आप इवन डायरेक्ट क्वेश्चन हम सेफ टॉक में कहते हैं कि आप करें कि कहीं आपने कभी अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश तो नहीं की है। और अगर जवाब इवन मजाक में हाँ में आता है तो हमें कॉशियस होना चाहिए, हमें उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। एजुकेशन सिस्टम से मेरा दिल बहुत ज़्यादा डिसर्ट हो गया उसकी वजह से, लेकिन फिर उस तमाम ख्यालात को मैंने रद्द कर दिया कि बस छोड़ा, कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ गाड़ी ख़राब हो जाती है तो उसके लिए तो मैकेनिक है, हम मकान का नक्शा बनाते हैं तो हमारे पास आर्किटेक्ट है, दांत में दर्द होता है तो डेंटिस्ट है। बट अनफॉर्चुनेटली जो बच्चा ज़िंदगी का फ़ैसले करने जा रहा है उसके लिए हमारे पास कैरियर काउंसलिंग का कोई प्रोग्राम नहीं है, हमारे किसी इदारे में नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स बता दूं। हमारे बच्चे जब क्लास 8 में पहुंचते हैं तो यहाँ एक डिसीजन करना होता है कि मैं आर्ट्स की तरफ जाऊँ या साइंस की तरफ जाऊँ। बच्चा जिससे भी पूछता है सब के सब कहते हैं कि तुमने साइंस पढ़नी है, ठीक है, आई एग्री विद दैट, इर्रिस्पेक्टिव कि उसका कैलिबर क्या है, उसकी इंक्लिनेशन क्या है, उसके रुझानात किस तरफ है। मैट्रिकुलेशन के बाद फिर मैंने देखा है कि जिस भी इदारे में मैं देखूं सबसे ज़्यादा हाई मेरिट होता है मेडिकल ग्रुप का। क्यों? कि फिर वही बात, मेजॉरिटी बच्चे ऑप्ट करते हैं फॉर मेडिकल टू बिकम अ डॉक्टर। फिर दूसरे नंबर पे इंजीनियरिंग का होता है, प्री इंजीनियरिंग जिसको हम कहते हैं। उसके बाद कहीं जाके ह्यूमैनिटीज़ की बारी आती है। यहाँ पे भी एक बेहतरीन कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम बच्चों पे छोड़ें। ठीक है, बच्चों को पूछना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कैरियर काउंसलर का काम बहुत ज़रूरी है, उसका रोल यहाँ आता है। इदारों में
या तो उन इदारों में जहाँ से बच्चे मैट्रिक करके निकलते हैं, या उन इदारों में जहाँ पे वो इंडक्ट होते हैं, जहाँ पे वो एडमिशन लेते हैं। ये भी देखा गया है कि कुछ तालीमी इदारे अपने तलबा और तालिबात की भरपूर तशहीर करते हैं जिन्होंने बोर्ड में नुमायां पोजीशन हासिल की हो, ताकि दीगर तलबा और तालिबात ये समझें कि अगर वो इस इदारे में दाखिला लें तो उनकी पोजीशन भी आ सकती है। चलते हैं अगली कहानी की तरफ। ये कहानी है 14 साला अमीर हमजा की। आखिरी दमा दगा मुलाकात जो कम वक्त कालाम ततलमा। उसके साथ मेरी आखिरी मुलाकात तब हुई थी जिस दिन मैं कालाम जा रहा था। तो मैंने उससे कहा कि शाम को आकर वहाँ से 2-3 डब्बे मिठाई के लेकर आओ। तो उसने कहा कि मैं ये सब्जी घर पहुँचाकर वापस आता हूँ। जब ये वापस आया तो उसने कहा हाँ मैं जा रहा हूँ। मैंने पूछा कैसे जाओगे? तो उसने बताया कि मोटरसाइकिल पर जाऊँगा। तो मैंने उसको कहा मैंने किसी को फ़ोन कॉल कर लिया है, वो लेकर आ जाएगा। और उससे मैंने कहा कि जाकर तुम अपने काम पढ़ाई करो। बस ये हमारी आखिरी बातचीत थी। बहुत ही इखलाकी तबीयत का मालिक था, कोई ख़राबी उसमें नहीं थी। जी अमीर हमजा बहुत ज़बरदस्त इखलाक वाला था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था और चीज़ों में भी बहुत अच्छा था। 5 वक्त नमाज़ पढ़ता था, तर्जमा के साथ कुरान पाक भी पढ़ा हुआ था और उसके बाद उनका इरादा था कि अपने मस्जिद में पढ़ाना शुरू करूँगा। जी मेरे साथ मेरा भाई बहुत ही अच्छा था, सबसे ज़्यादा अच्छा था मेरे साथ। बस सर वो उस रिज़ल्ट की वजह से काफ़ी परेशान था और कोई वजह ही नहीं थी। सर तकरीबन 7:45 पर उसने ख़ुदकुशी की। खफा या नाराज़ नहीं थे, बस नमाज़ पढ़ के आए हैं और दरवाज़ा बंद था उसके कमरे का और फायर की आवाज़ आई। अब भी वो हर दूसरे तीसरे दिन कब्रिस्तान जाती हैं मेरे भाई के पास, बहुत ज़्यादा रोती हैं, बहुत ज़्यादा। हम उनको समझाते हैं कि ऐसा ना करें, लेकिन उनको पता नहीं, सब्र नहीं आता। बस उन सब के लिए मेरा ये पैगाम है कि अपनी पढ़ाई वक्त पर करें, नंबरों की परवाह ना करें। अगर नंबर कम आ भी जाएं तो दोबारा कोशिश कर लें, फिर दोबारा कोशिश कर लें तो उनके नंबर्स उनको मिल जाएंगे। अच्छा दोस्ता, मैंने इसमें कोई ऐसी खराबी नहीं देखी जिसकी वजह से वो ये हरकत कर। जब रिजल्ट आया तो मुझे इससे एक बार भी मुलाकात नहीं हुई थी। ये हादसा अचानक हुआ है। मेरी माँ एक दिन उसकी घर में गई थी तो उसने कहा कि आपका बेटा जो है मेरे बेटे का हम उम्र था, वो कैसा है। बस वहाँ पर उसकी माँ ने रोना शुरू कर दी। कंप्लीट सुसाइड वो होती है जिसमें डिप्रेशन में मरीज़ ऐसे हथियार को इंतखाब करता है जो इसको यकीन हो कि ये मेरी जान ले लेगा, जिस तरह पिस्टल वगैरह, गन वगैरह। उस वक़्त का इंतखाब करता है कि जहाँ वो उसको यकीन हो कि मुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा। आधी रात होगा, वो छत पे जाएगा या कमरे में लॉक करेगा, तो वो इस तरह मतलब करता है। जहां पेशावर के आमिर नवीद के निजी स्कूल ने हमें कुछ भी बताने से माजरत की और दरवाजे बंद रखे, वहां अमीर हमजा के स्कूल के प्रिंसिपल इस मौजू पर बात करने पर आमादा हुए। इसी केसेस को ये भी है, इसके साथ तो 8-10 केसेस और भी है, विद प्रूफ होता है। रमीन साहब आपको जो है ना वो भी दे देंगे। ये चीज़ें हमने सेक्रेटरी एजुकेशन के नोटिस में भी ये बात लाई विद प्रूफ, लेकिन बदकिस्मती से उसने भी कोई एक्शन नहीं लिया। जब हमने मालूम किया कि ये क्या वजह है तो हमें पता चला कि चेयरमैन बोर्ड का उसके साथ करीबी ताल्लुकात है। अगर ताल्लुकात के बुनियाद पर एक चेयरमैन साहब को जो है ना ये मौके दी जाएंगी इसी तरह, तो फिर क्या होगा। आज एक अमीर हमजा ने खुदकुशी की है, इसके अलावा और भी बच्चे हैं
ये रोज़ाना के बुनियाद पर खुदा ना करे अगर ये सिलसिला चलता रहा, बोर्ड में रिफॉर्म नहीं हुए, अरबाब इख्तियार ने कोशिश नहीं की, तो फिर ये मसले जो है ना आगे बढ़ेंगे और इसी तरह अमीर हमज़ा जो है ना रोज़ रोज़ खुदकुशी करेंगे। चूँकि ये केसेस हो गए तो फिर हमें इत्तेफाक हुआ दोबारा हर एक सब्जेक्ट के सब स्पेशलिस्ट को बुला के उनकी रिपोर्ट्स मेरे पास हैं कि वो रिपोर्ट्स ये हैं कि जहाँ तक मार्क्स की बात है इनके साथ रिलैक्सेशन हुई है, यानी मार्क्स इनके कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने इम्तिहानी पर्चों की चेकिंग की। अंदरूनी सूरत-ए-हाल जानने के लिए बोर्ड के अंदर उस अहम किरदार से मुलाकात की और अंदरूनी कहानी यूं सामने आती है। इसका तो नहीं होता कि एक पेपर सिर्फ एक बंदा हल चेक करे। पेपर में आपको क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 मैं हल चेक करूँगा, क्वेश्चन नंबर 3 4 आप, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मैंने एक पेपर मेरी नज़र से गुजरी, उसमें मैंने देखा कि उस लड़की के 40 मार्क्स टोटल बन गए। कुल मिला के जब उसने 40 किए तो उसको 38 मार्क्स बने। मैंने कहा क्यों, वजह क्या है? तो उसने कहा कि बोर्ड चेयरमैन पर मुलाकात करता है, अगर बुलाए तो कि पेशावर बोर्ड या न्यू इस्लामिया वाले के पेपर को भी देखो, ये कंपैरिजन पे करते हैं। अच्छा, दोनों मतलब बॉटम लेवल और टॉप लेवल के स्कूल के पेपर्स की फिर कंपैरिजन होता है, तो फिर उधर जवाब देना पड़ता है। तो पेशावर मॉडल वाले के पेपर के मायार को देखो, उधर भी देखो, तो बस इस वजह से उसने 2 मार्क्स कम किए। तो मैंने कहा कि सर पेशावर मॉडल इज अ स्टैंडर्ड, सो व्हाई दिस वन इज नॉट, ये क्यों नहीं है? तो मैंने कहा कि इसने जो कुछ लिखा है बस उसके मुताबिक इसके 40 नंबर पर पाक स्टडी के पेपर हाल से बाहर आए। तो मैंने ऊपर देख के एक किस्मत उधर बनती है, किधर पेशावर बोर्ड के अंदर, इधर नहीं बनती है, ये इधर। हैरत की बात यह है कि नौजवानों में बढ़ती हुई खुदकुशियों का रुझान चित्राल, मालाकंड जैसे ठंडे इलाकों में ज्यादा है। ये जानने की कोशिश की गई तो इंकिशाफ हुआ। तलबा में जो आजकल हम देख रहे हैं ख़ुदकशी के रुझानात बढ़ रहे हैं, और ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान में अगर आप देखें तो 2 ज़िलों में इसका बहुत तशवीशनाक हालत है। सबसे पहले गज़र और फिर हुंज़ा में भी गोजाल जो है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रही हैं। सो इस चीज़ के लिए जो है मैं समझती हूँ कि जहाँ पे हम कहते हैं इकनॉमिक मसाइल हैं या जो है बच्चे को कोई एक चीज़ की अचीवमेंट के लिए इस तरह से करना होता है, मेरा ख्याल है कि सोशल प्रेशर सबसे ज़्यादा और पीयर प्रेशर जो है, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, जो कि इस चीज़ को ट्रिगर करते हैं कि बच्चा अपनी ज़िंदगी ले ले। एक रैपिड चेंज आया 25 साल पहले गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कराक्रम हाईवे का बनना, फिर उसके बाद सोशल डेवलपमेंट के बहुत सारे इदारे आ गए। उन इदारों ने एक नई डेवलपमेंट की एक नई राह दिखाई, और वो अपने दौर में जिस तरह उन्होंने इस तब्दीली को इम्पोज़ किया, उसके नतीजे में बहुत सारे जो लोकल डायनेमिक्स था उसमें तब्दीली आ गई। और उस वजह से ये हुआ कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब ये प्रोसेस आगे चलता रहा तो लोगों की जो एक ऑर्गेनिक कनेक्शन थी अपने सोसाइटी के साथ, जो ऑर्गेनिक लिंक थे, वो लिंक टूटता गया और उस नई तब्दीली को समझते हुए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गई। उन कॉम्प्लिकेशंस, उन पेचीदगियों की वजह से बहुत सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी थे। उनमें से एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि जो सुसाइड का रेशो है वो काफ़ी बढ़ गया है। फर्स्ट ये रीज़न है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर इस तरह के चित्राल को अगर आप देखें बहुत सर्द एरिया है, और सर्दी की वजह से ऑलरेडी डिप्रेशन में लोग जाते हैं। डिप्रेशन सर्द एरिया में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आप कनाडा में जाएँ, सर्दियों में हर घर में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। सर्दियों में डिप्रेशन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। हम इन्वेस्टिगेट्स के हाथ लगने वाली कुछ रिपोर्ट्स में ये इंकशाफ सामने आया है कि 2010 से लेकर
2017 तक गिलगित और गीजर में मजमूई तौर पर 147 अफराद ने खुदकुशी की। इनमें 53% यानी 79 तालिब इल्म थे। इसी तरह एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2016 में मालाकंड डिवीजन में खुदकुशी करने वालों की तादाद 168 थी, जिनमें 18 तालिब इल्म शामिल थे।